हैदराबाद का विलय किस प्रकार भारत में हुआ, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हैदराबाद बहुत बड़ी रियासत थी और वो चारों तरफ से भारतीय राज्यों से घिरी हुई थी और काफ़ी विस्तार उसका था। पुराने हैदराबाद के कुछ इलाके महाराष्ट्र और कर्नाटक में पड़ते हैं और बाकी हिस्से आज के आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। तो इतना विस्तार हैदराबाद का था, तो ये बड़ा राज्य था कुल मिला के। तो चारों तरफ से भारतीय या हिंदुस्तानी इलाकों से घिरा हुआ था। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था और निजाम के पास इतनी अकूत संपदा थी, हीरे मोती और विभिन्न प्रकार की जो संपत्तियां, वो दुनिया के सबसे दौलतमंद इंसानों में शुमार किया जाता था निजाम को। और इस प्रकार से सबसे दौलतमंद और सबसे अमीर और धनवान राज्य को भारत में शामिल करना सबसे बड़ी चुनौती भारत सरकार के सामने उपस्थित थी। 1947 में निजाम ने भारत सरकार के साथ समझौता किया कि हैदराबाद की स्थिति यथास्थिति रखी जाए, अर्थात उसको भारत में अभी शामिल नहीं किया जाए। और इस समझौते की अवधि 1 वर्ष रखी गई और इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान भारत सरकार और निजाम में लगातार बातचीत चलती रही। इस प्रकार बातचीत चलते चलते और समय गुजरता गया और चूँकि राजा महाराजाओं का जो शासक था तो वो लोकतंत्र पर आधारित नहीं था, वो अत्याचार उसमें काफ़ी पाया जाता था और लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो इसी प्रकार की परिस्थितियां वहाँ बनी और हैदराबाद की जनता का निजाम के खिलाफ अचानक से एक उग्र आंदोलन भड़क गया, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्रता की हवा चारों तरफ चल रही थी और वो अभी भी खुली सांस नहीं ले पा रहे थे हैदराबाद की जनता और लोग। तो निजाम के जो अत्याचारों के खिलाफ वहाँ एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। किसानों पर जो अत्याचार किया जाता था, उनसे भारी मात्रा में टैक्स वसूला जाता था, उनकी खेती उनके किसी काम की या लाभकारी नहीं रही थी। तो किसानों का एक बड़ा आंदोलन भी निजाम के खिलाफ चला और महिलाएं भी काफ़ी नाराज़ थी। महिलाओं पर जो अत्याचार, सबसे ज़्यादा अत्याचार जो थे निजाम और उस प्रकार के शासन में वो महिलाओं पर हुए थे। तो महिलाओं ने भी एक बड़ा आंदोलन निजाम के अत्याचारों के खिलाफ शुरू कर दिया। तो किसान, जनता और महिलाएं यानी सभी वर्ग जो थे वो निजाम से नाराज़ थे और सभी सामूहिक रूप से उग्र आंदोलन में हैदराबाद के शासक के खिलाफ आ गए। और इस विद्रोह का जो केंद्र था वो हैदराबाद था। हैदराबाद विद्रोह का गढ़ बन गया और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे इस विद्रोह का वो थे कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस। हैदराबाद कांग्रेस और कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, वो इस आंदोलन को आगे या नेतृत्व कर रहे थे और लोगों का आंदोलन बड़ा ही उग्र हो चला था। अब जब जनता का आंदोलन उग्र हो गया तो निजाम ने एक सेना भेजी लोगों को दबाने के लिए, लोगों के विद्रोह को या लोगों का दमन करने के लिए एक सेना भेजी। उस सेना को कहा जाता था रजाकार। कई बार प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों की, जो निजाम ने सेना भेजी थी विद्रोहियों को दबाने के लिए या विद्रोह को दबाने के लिए, आंदोलन को दबाने के लिए, उसको क्या कहा जाता? तो उसका नाम था रजाकार। और रजाकार में सैनिक जो थे वो अत्याचारी और दमनकारी थे, सांप्रदायिक भी थे, वो अत्याचारी थे, दमनकारी थे। और जैसे ही उन जनता के खिलाफ उनको भेजा गया रजाकार सेना को, तो उन्होंने लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिए, हिंसा, मारकाट, लूटपाट और इस प्रकार के बलात्कार, इस प्रकार की जो घटनाएं थी वो बढ़ चली। सेना का जो अत्याचार था वो बढ़ गया और लोगों में और ज़्यादा आक्रोश फैल गया। तो जनता और सेना निजाम की आपस में लड़ रही थी और आपस में एक दूसरे का सामना कर रही थी। इसी समय का फ़ायदा उठाकर भारत सरकार ने सन 1948 में सेना भारत में भेजी, सेना की एक टुकड़ी हैदराबाद में भेजी और वहाँ का जो उग्र आंदोलन था और जो सेना द्वारा अत्याचार किए गए थे और निजाम की जो सेना लोगों पर अत्याचार कर रही थी उसको रोका और निजाम पर दबाव डाला और इस प्रकार का घेराबंदी की निजाम की सेना पर और निजाम के शासन पर कि अंततः निजाम को हार कर आत्मसमर्पण करना पड़ा, क्योंकि चारों तरफ भारत के राज्य थे, भारत की सेना वहाँ पहुँच गई। तो अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण किया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद भारत में शामिल
हो गया। तो इस प्रकार सबसे अमीर, सबसे दौलतमंद और सबसे बड़ी जो रियासत थी, बड़ा राज्य था, वो भारत में शामिल हो गया। तो भारत सरकार की बहुत बड़ी बाधा थी वो पार हो गई, बहुत बड़ी समस्या का भारत सरकार ने हल कर लिया। तो ये हैदराबाद की कहानी थी। अब हम पढ़ते हैं मणिपुर की कहानी की मणिपुर किस प्रकार से भारत में शामिल हुआ। अब मणिपुर के राजा थे बोधचंद्र सिंह। मणिपुर के आज़ादी के समय जो राजा थे, महाराजा थे, उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। तो उन्होंने भारत सरकार के आज़ादी से पहले ही भारत सरकार के साथ एक समझौता किया था कि हम आपके शासन को स्वीकार कर लेंगे, परंतु हमें स्वायत्त रखा जाए। यानी हम आपके भारत सरकार में हम विलय हो जाएंगे, भारत देश में तो हम विलय हो जाएंगे कि भारत का राज्य, परंतु हमारा शासन है वो स्वायत्त रहेगा, हम अपने हिसाब से शासन करेंगे। इस प्रकार का समझौता भारत सरकार के साथ आज़ादी के कुछ दिनों पहले मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र सिंह ने किया था। फिर चूंकि भारत देश के अन्य राज्य आज़ाद हो गए, तो जनमत का दबाव, जनता का दबाव के कारण वहाँ पर मणिपुर में जून 1948 में चुनाव करवाए गए और वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। संवैधानिक लोकतंत्र नहीं है यहाँ पर प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। अर्थात जो राज परिवार के लोग थे या जो वीआईपी टाइप के लोग थे वही उम्मीदवार थे। तो एक प्रकार से सहमति राजतंत्र ने लोगों की ले ली और इसी चुनाव में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग प्रथम बार भारत में किया गया था। वयस्क मताधिकार अर्थात 21 साल के लोगों को मताधिकार दिया गया। उस समय 21 साल ही थी, बाद में इसको 18 किया गया था। तो वयस्क मताधिकार का प्रयोग पहली बार मणिपुर में सन 1948 में भारत देश में किया गया था। अब विधानसभा गठित हो गई, विभिन्न पार्टियों के सदस्य भी चुने गए इसमें, कांग्रेस के, कम्युनिस्ट पार्टी के और जो राजतंत्र के लोग थे उनका भी चुनाव विधानसभा में हो गया। तो विधानसभा में मतभेद थे इस बात को लेकर कि मणिपुर को भारत देश में शामिल किया जाए या स्वतंत्र रखा जाए। इस बात पे बिल्कुल कोई सहमति नहीं थी, पूरी तरह मतभेद था और लोगों की एक राय नहीं थी। अब अन्य पार्टियां ये चाहती थी मणिपुर की कि भारत में मणिपुर को शामिल नहीं किया जाए, और मणिपुर कांग्रेस नाम की एक पार्टी थी, जो पार्टी थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए। तो इस प्रकार की विचार विमर्श, चर्चाएं और मतभेद चलते रहे, परंतु भारत सरकार की जो थी वो उसने मणिपुर सरकार या विधानसभा की बातों को दरकिनार किया, विधानसभा की बातों पर गौर नहीं किया और सीधा जो महाराजा थे वहाँ के बोधचंद्र सिंह, उन पे दबाव डाला समझौते का, और वो दबाव भारत सरकार का काम आया। और अंततः बोधचंद्र सिंह ने, तत्कालीन महाराजा ने, जो कि संवैधानिक राजतंत्र के मुखिया थे, उन्होंने भारत सरकार के साथ एक समझौता किया कि मणिपुर को भारत में विलय कर दिया जाएगा। तो इसको भारत सरकार को सफलता मणिपुर को भारत में शामिल करने में मिली, परंतु जो आम जनता थी वो ये नहीं चाहती थी कि भारत में शामिल हो जाए, और जनता काफ़ी नाराज़ हो गई, क्रोध और नाराज़गी से भर गई। और ये जो नाराज़गी है वो आज तक मौजूद है मणिपुर की जनता में कि भारत सरकार ने उन पर उनकी राय लिए बिना दबाव डालकर हमें अपने देश में शामिल किया। तो ये विरोध आज भी मौजूद है, उत्तर पूर्वी इलाका है, और ये काफ़ी विरोध के स्वर कुछ आज भी इसमें चलते रहते हैं। तो ये कहानी थी हैदराबाद और मणिपुर के विलय की, देशी रजवाड़ों की जो विलय की कहानी थी वो हमने पढ़ी, और आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। मेरा नाम है भीम सिंह मीणा, मैं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।